हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं जॉन लॉक, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास में। जॉन लॉक का टाइम जो रहा वो 1632 से 1704 ईस्वी तक का टाइम रहा जॉन लॉक का, और ये इंग्लैंड के विचारक थे। इनकी प्रसिद्धि के आधार हम क्यों जॉन लॉक को जानते हैं, क्यों जानना चाहते हैं, तो इनकी प्रसिद्धि के आधार रहे सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी विचारक थे ये, और हॉब्स के बाद इन्होंने भी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत से मानी। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की, थोड़ा अलग तरीके से, हॉब्स से भिन्न तरीके से उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत को बताया। इनको प्राकृतिक अधिकारों की इनकी अवधारणा के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। प्राकृतिक अधिकारों पर इन्होंने बहुत जोर दिया कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं। कुछ अधिकार लॉक के विचारों ने बहुत सारी क्रांतियों को प्रेरणा दी, वो क्रांतियां जो लोकतंत्रवादी थी। लॉक उदारवाद के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। बहुत स्वतंत्रता पसंद उनकी विचार थे, लोकतंत्रवादी विचार थे। विशेष रूप से शासन को सहमति पर आधारित होना चाहिए, इससे रिलेटेड लॉक के विचार हैं। अब पहले हम बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षिप्त तरीके से लॉक के जीवन परिचय को और कौन सी परिस्थितियां उनके साथ रहीं जिससे उनके विचार निर्मित हुए वो देख लेते हैं। लॉक का जन्म 1632 में इंग्लैंड में हुआ था, और ये वो टाइम था जब इंग्लैंड में गृहयुद्ध, जब लॉक 12 वर्ष के थे तो इंग्लैंड में गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया था राजतंत्र समर्थक और संसद समर्थकों के बीच में, और उनके पिता संसद समर्थक सेना में थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में लॉक वहीं पे प्राध्यापक बन गए। चर्च में बिशप बनने की कोशिश की, पर वहाँ के कठोर नियमों से घबरा गए, पर फिर चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और डॉक्टर बने। एक लॉर्ड एशले थे इंग्लैंड में, जो व्हिग दल के संस्थापक थे, संसद समर्थक थे, और उनसे निकट संपर्क लॉक का रहा, और उनकी वजह से ब्रिटिश राजनीति को उन्होंने निकट से देखा। लॉक को कुछ शासकीय पद भी मिले, पर इलाज के लिए बीच में 1675 के करीब वो फ्रांस गए, 4 वर्ष वहीं पे रहे और वापस इंग्लैंड आए। पर वहाँ के इंग्लैंड के राजा की नाराजगी से एशले को वहाँ से भागना पड़ा। लॉक भी डर गया और हॉलैंड भाग गया। कुछ वर्षों तक वो हॉलैंड में रहे, और 1688 की इंग्लैंड की क्रांति फेमस है, 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवमय क्रांति। इसमें लॉक ने सक्रिय रूप से भाग लिया, और इस क्रांति के सफल होने पर वो पुनः इंग्लैंड लौटे, और पुरस्कार के तौर पर उनको कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दिया गया लॉक को। और 1704 में 1704 में 72 वर्ष की एज में लॉक की डेथ हो गई। वो परिस्थितियां जिनका प्रभाव पड़ा लॉक के ऊपर, तो उसने शैशव में, अपने शैशवावस्था में गृहयुद्ध को देखा था। युवावस्था में इंग्लैंड में उन्होंने क्रोमवेल और राजतंत्र की पुनर्स्थापना को भी देखा था, पर वहाँ की क्रांति से लॉक ने जो कुल मिलाकर के सबक लिया, जिस रिजल्ट पर वो पहुंचे, वो ये कि शासन सहमति पर आधारित होना चाहिए। 1688 की क्रांति भी लॉक ने देखी, प्रभावित भी किया, और हिंसा और उथल पुथल से लॉक को नफरत हो गई थी। इस सारे उथल पुथल को देखते हुए वो उसे पसंद नहीं करता था। व्हिग दल से निकट से जुड़ाव रहा, तो व्हिग दल उदारवादी नीतियां रखता था, जिसका प्रभाव लॉक पर पड़ा। तत्कालीन यूरोप में भी जो वातावरण बन रहा था, नवीन बौद्धिक वातावरण, उसमें भी सहिष्णुता पर जोर दिया जा रहा था, उसकी विशेष छाप थी, तो इसका भी लॉक पर प्रभाव पड़ा। और इस समय तक मानव स्वभाव की अच्छाई में विश्वास किया जाने लगा था, और इन चीज़ों का असर लॉक पर पड़ा।
उसने हॉब्स की आलोचना की थी मानव स्वभाव के संबंध में। जो हॉब्स के विचार थे कि वो उनको पसंद नहीं करता था, उसके लॉक के विचार थोड़े से डिफरेंट थे। लॉक की हम कुछ लॉक की प्रसिद्ध रचना हम यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है। उसने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत बुक्स लिखी, पर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके लिए लॉक को जाना जाता है, वो है टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना जो रही, टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। अब हम आगे देखते हैं लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को, जिसके लिए लॉक को विशेष रूप से जाना जाता है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की स्टेप्स दिए, और हॉब्स ने भी पहले मानव स्वभाव बताया, फिर उससे रिलेटेड प्राकृतिक अवस्था बताई, फिर एक सामाजिक समझौते का गठित होना बताया, और फिर एक राज्य की स्थापना की। तो उसी पैटर्न पर लॉक ने भी अपने विचार दिए और राज्य का उदय सामाजिक समझौते से बताया। मानव स्वभाव लॉक ने बताया, हॉब्स से विपरीत बताया, और इस पर शायद लॉक को जो उसके पिता और मित्रों से जो अच्छा व्यवहार मिला था, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिला था, उसका असर शायद लॉक पर पड़ा। लॉक ने जो मनुष्य को जिस तरह से बताया, मानव स्वभाव को, उसने बताया कि मानव बुद्धिमान है और विचारशील है। यहाँ हम स्क्रीन पर मानव स्वभाव में देख रहे हैं कि उसने बुद्धिमान और विचारशील बताया, और उसने कहा कि विवेक बुद्धि से वो नैतिक कर्तव्यों को निभाता है, तो वो नैतिक है, वो सहयोगी और सामाजिक होता है, ऐसा लॉक का मानना था। उसमें प्रेम और दया होती है, वो सहयोग का पोषक होता है, वो शांति प्रेमी भी होता है और नैतिकता में आस्था रखता है, वो एकता और अच्छाई को पसंद करता है। और लॉक का मानना है कि लोग बौद्धिक और शारीरिक रूप से भले ही असमान हो, पर नैतिक दृष्टि से वो समान होते हैं। लॉक ये मानता है कि हालांकि मनुष्य सदैव कर्तव्य पालन नहीं करते, सदैव सत्य नहीं बोलते, पड़ोसियों की हत्या भी करते हैं, पर लॉक का मानना था कि वो मूल रूप से सौजन्यपूर्ण होते हैं, अच्छे होते हैं, वो स्वशासन की सामर्थ्य रखते हैं और जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए वगैरह। तो कुल मिलाकर के लॉक का मानना था कि मानव स्वभाव अच्छा होता है, मनुष्य विवेकशील होता है, मनुष्य बुद्धिमान होता है, नैतिक होता है, प्रेम और दया की प्रतिमूर्ति होता है, और वो अच्छाई को पसंद करता है। तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा लॉक का मानना था। फिर इसी से रिलेटेड बात करता है लॉक कि जब मनुष्य ऐसा था तो प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी। तो लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था थी, और इस समय व्यक्ति विवेक पर आधारित प्राकृतिक नियमों से अनुशासित होता था। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है सेम, कि शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था हुआ करती थी। ये प्राकृतिक अवस्था मतलब राज्य से पूर्व की अवस्था, जब राज्य नहीं बना था तब की अवस्था। तो क्योंकि मनुष्य अच्छा होता है, तो प्राकृतिक अवस्था भी वैसी ही थी, जिसमें शांति थी, जिसमें सद्भावना थी, जिसमें लोग परस्पर सहायता करते थे एक दूसरे की और रक्षा भी करते थे। विवेक पर आधारित कुछ प्राकृतिक नियम उस समय प्रचलित हो गए थे, जिसे लोग मानते थे और उसी से अनुशासित होते थे। लॉक कहता है कि जैसे सब लोग इस नियम को जनरली लोग मानते थे कि जैसे सब लोग समान और स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। मतलब यहाँ हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि लॉक इसे प्राकृतिक नियम बता रहा है कि लोग जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे एक दूसरे की, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि वो प्राकृतिक अधिकारों में भी इन्हीं को काउंट करता है। वो कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिनका हनन नहीं किया जा सकता, वो उसको नेचुरली प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक अवस्था उस समय थी, पर फिर लॉक कहता है पर फिर भी इस प्राकृतिक अवस्था में
जो कि काफ़ी अच्छी थी, जिसमें मनुष्य को अपना कार्य करने, अपनी संपत्ति रखने और अपने शरीर का प्रयोग करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता थी। हालांकि ये स्वतंत्रता प्राकृतिक नियमों के अनुकूल ही थी, पर फिर भी कुछ मनुष्य ऐसे थे लॉक की नज़र में जो समय समय पर समाज की शांति भंग कर देते थे और इसलिए सबको भय बना रहता था। और एक विशेष रूप से लॉक जिक्र करता है कि इस अवस्था की कुछ प्रमुख असुविधाएं थी, जिसकी वजह से इस प्राकृतिक अवस्था को खत्म करना पड़ा और राज्य की स्थापना करनी पड़ी। तो वो कुछ असुविधाएं थी, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है कि ये इन्हीं असुविधाओं की वजह से राज्य की स्थापना हुई सामाजिक समझौते के द्वारा। तो वो असुविधाएं थी, यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बात कि प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, मतलब लोग इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों से गवर्न होते थे, अनुशासित होते थे, पर डिस्प्यूट होने पर प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, अर्थात कोई सर्वसम्मत विधि मतलब कानून और कोई विधि निर्मात्री संस्था नहीं थी, मतलब व्यवस्थापिका जैसी संस्था उस समय नहीं थी। दूसरी बात जो असुविधा उस प्राकृतिक अवस्था में होती थी कि इन प्राकृतिक नियमों को, जिसको वो मान के चलना चाहते थे, उनको क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। ये दूसरी परेशानी ये थी कि प्राकृतिक नियमों को क्रियान्वित करवाने वाली कोई संस्था नहीं थी जिसके पास बल मौजूद हो। कुछ लोग क्योंकि गड़बड़ करते थे तो क्रियान्वित करने वाली संस्था भी होनी चाहिए। और तीसरी बात कि इन नियमों को तोड़ने पर कोई दंड देने वाली संस्था भी नहीं थी, मतलब न्यायपालिका जैसी संस्था भी नहीं थी। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य करने वाली जैसी संस्थाएं उस समय प्राकृतिक अवस्था में मौजूद नहीं थी। तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां और असुविधाएं उत्पन्न हो रही थी और इन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए एक दंड देने वाली, न्याय करने वाली, जिसके पास बल हो, एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता लोगों ने महसूस की और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने समझौता किया और एक इस तरह की सत्ता की स्थापना की और राज्य की स्थापना हुई। तो अभी हमने आज सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत लॉक ने जिस तरह से स्टार्ट किया, उसने मानव स्वभाव को बताया और उसने प्राकृतिक अवस्था को बताया, उसके बाद किस तरह से समझौता संपन्न हुआ और किस तरह से फिर राज्य स्थापित हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।